अच्छा, एक शानदार लेदर जैकेट या फिर एक बढ़िया लेदर बैग, ये चीजें हैं ना एक तरह से स्टेटस सिंबल होती हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इस चमक दमक के पीछे की कहानी कितनी कितनी स्याह हो सकती है? आज हम गिनौर यही देखने वाले हैं। कानपुर की लेदर इंडस्ट्री की गहराई में उतरेंगे और पता करेंगे कि इसकी असली कीमत असल में चुका कौन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कानपुर। इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता था एक ज़माने में। और आज ये शहर दुनिया की लेदर इंडस्ट्री का एक कह सकते हैं पावर हाउस है। यहाँ जो चमड़े का सामान बनता है ना, वो दुनिया भर के बाजारों में जाता है। मतलब ये शहर देश की इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पर इस कामयाबी की एक दूसरी स्याह हकीकत भी है। देखिए, ये जो फलती फूलती इंडस्ट्री है, जो हजारों लोगों को रोजगार दे रही है, वही इंडस्ट्री यहाँ के पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए एक जहर भी बन गई है। ये एक ऐसा सच है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि जाजमऊ के इस इंडस्ट्रियल हब में प्रदूषण की प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी और किस तरह की है। तो कानपुर का ये जो जाजमऊ इलाका है, ये पवित्र गंगा नदी के ठीक किनारे पर बसा है और यहीं पर 400 से भी ज्यादा लेदर की फैक्ट्रियां यानी टैनरियां हैं। इनमें से ज्यादातर छोटे छोटे स्केल पर काम करती हैं और इसी वजह से इन पर नियम कानून लागू करवाना और प्रदूषण को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। अब होता क्या है, चमड़े को तैयार करने का एक प्रोसेस होता है जिसे क्रोम टैनिंग कहते हैं। इसमें ना जहरीले केमिकल्स का एक पूरा कॉकटेल इस्तेमाल होता है। सोचिए, क्रोमियम सल्फेट, कैडमियम, कितने खतरनाक केमिकल्स हैं ये। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सारा जहरीला कचरा बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा पानी में बहा दिया जाता है। नतीजा, पानी अलग अलग रंगों का हो जाता है। और जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, ये जहरीला पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे सीधे गंगा नदी में जा मिलता है। ये भारत की सबसे पवित्र नदी को, जो लाखों लोगों के लिए जीवन का सोर्स है, धीरे धीरे एक जहरीले नाले में बदल रहा है। तो पर्यावरण पर असर तो हमने देख लिया। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो जाजिमाओं में रहते हैं, काम करते हैं। इस प्रदूषण का उन पर क्या सीधा असर पड़ रहा है? इसका नतीजा बीमारियों की एक ऐसी लिस्ट है जिसे सुनकर ही डर लग जाए। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं। मतलब प्रोडक्शन की वो कीमत जिसे कंपनियां नहीं बल्कि पूरा समाज चुकाता है। स्किन कैंसर से लेकर बच्चों में फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स तक, यहां के लोग एक ऐसी कीमत चुका रहे हैं जो किसी भी मुनाफे से कहीं कहीं ज्यादा है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये जीते जागते लोग हैं। कृष्णा देवी जैसी महिलाएं सालों से स्किन की बीमारियों से जूझ रही हैं। और जरा इन मजदूरों को देखिए, बिना किसी सेफ्टी के रोज नंगे हाथों से इन जहरीले केमिकल्स में सनी खालों को छूते हैं। ये जो कोट है, ये संकट की भयावहता को दिखाता है। ये डाउन टू अर्थ जर्नल की एक रिपोर्ट से लिया गया है और ये हमें बताता है कि इस त्रासदी का सबसे भयानक असर बच्चों पर पड़ रहा है, जो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी जगी। एक कानूनी लड़ाई जिसका मकसद था इन प्रदूषण फैलाने वालों को जवाबदेह ठहराना। इस ऐतिहासिक केस का नाम था MC मेहता बनाम भारत संघ। ये 1985 में फाइल की गई एक जनहित याचिका यानी PIL थी। सीधा सा मकसद था टैनरियों को गंगा में अपना कचरा बहाने से रोकना। अब इस कानूनी लड़ाई में कई इंपॉर्टेंट मोड़ आए। 1985 में याचिका फाइल हुई, फिर 1986 में सरकार ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की। और फिर आया साल 1987-88 जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो चलिए अब सीधे उस फैसले पर चलते हैं जिसने एक तरह से सब कुछ बदल देने की उम्मीद जगाई। कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत ही मजबूत और क्लियर स्टैंड लिया। एक तरफ थी टैनरिया, जिनका तर्क था कि भाई ट्रीटमेंट प्लांट लगाना तो बहुत महंगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि लोगों की सेहत और पर्यावरण की कीमत पर किसी भी बिजनेस को मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और फिर कोर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा, जिस तरह एक इंडस्ट्री जो अपने मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं दे सकती, उसे चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ठीक उसी तरह एक टैनरी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकती, उसे भी चलने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इस एक लाइन ने मतलब सब कुछ क्लियर कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी टैनरियों को फौरन बंद करने का आदेश दे दिया जिन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए थे। ये पर्यावरण न्याय के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इतनी बड़ी कानूनी जीत के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। तो सवाल ये उठता है कि गंगा आज भी इतनी प्रदूषित क्यों है? ये तस्वीर आज की सच्चाई बयां करती है। दशकों पहले कोर्ट ने इतने साफ आदेश दिए थे, लेकिन लगता है जैसे कुछ बदला ही नहीं। आज भी वही जहरीला धुआं हवा में है और वही गंदा पानी गंगा में बह रहा है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये मार्केट फेलियर का एक क्लासिक केस है। देखिए, कानून तो बना दिया गया, लेकिन उसे सख्ती से लागू करने वाला कोई नहीं था। भ्रष्टाचार की वजह से सफाई के लिए आया हुआ फंड कहीं और चला गया। टेनेरियों पर कोई निगरानी नहीं थी, तो वो लागत बचाने के लिए नियमों को ताक पर रख देती थी, और आम लोगों को तो इस खतरे की पूरी गहराई का अंदाजा ही नहीं था। इन सब वजहों ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसले को लगभग बेअसर कर दिया। तो आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि जब एक ऐतिहासिक कानूनी फैसला भी काफी ना हो, तो उस फैसले को हकीकत में बदलने के लिए आखिर और क्या चाहिए? और यह सवाल सिर्फ कानपुर का नहीं है, यह सवाल कानून और उसे लागू करने के सिस्टम के बीच की उस गहरी खाई का है, जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा।